आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 इंडिया मार्चेस अहेड। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसका जो पार्ट 2 है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो शुरू करते हैं। इंडिया मार्चेस अहेड। द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थे, वहाँ पे एक एक्ट पास किया गया, द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, कि अब इंडिया को आज़ाद कर दिया जाए। एक एक्ट पास किया गया। इट वाज डिज़ाइंड बाय क्लेमेंट एटले, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। जो ब्रिटेन के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको क्या किया था, भी डिज़ाइन किया था। द इंडियन political parties agreed to the transfer of power from the British government to the independent Indian government and the partition uh, इंडिया इंटू टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जो भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो भी यानी कि कांग्रेस वगैरह थी, मुस्लिम लीग थी, ठीक है, वो क्या भाई इस जो एक्ट पे सहमत हो गई कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से अब पावर किसके हाथ में आ जाएगी भाई, इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि अब इंडिया आज़ाद हो जाएगा और इंडिया की अपनी गवर्नमेंट होगी। और क्या फैसला हुआ अभी इस एक्ट में कि पार्टीशन किया जाएगा, इंडिया का पार्टीशन किया जाएगा, इंडिया का दो भागों में बांट दिया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 वाज बेस्ड ऑन द माउंट बेटन प्लान। ठीक है, माउंट बेटन उस टाइम क्या थे, वहाँ गवर्नर थे, हमारे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, तो ये किस पे था, इनके प्लान पे ये बेस्ड था, माउंट बेटन के प्लान पे ये बेस्ड था, जो ये 1947 का एक्ट था। अब क्या था भाई, द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, इसमें क्या था, इसकी मेन फीचर्स क्या थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेन फीचर्स क्या हैं इसमें भाई, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया वुड एंड विद इमीडिएट इफेक्ट। सबसे मेन फीचर इसका यही था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, इंडिया आज़ाद हो जाएगा। दूसरा क्या था भाई, an independent dominion of India was made, including the United provinces under the British, like Madras Presidency, Carnatic, East Punjab, West Bengal, Assam, etc. An independent dominion of India was made, including the, अब किस मतलब इंडिपेंडेंट डोमिनियन, यानी कि इंडिया की जो अपनी जो सरकार होगी, अपने हिसाब से इंडिया चला सकेगा। और जो भी उसकी यूनाइटेड प्रोविंसेस हैं, जो ब्रिटेन के अंग्रेज़ों के अधीन थी, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी, कार्नेटिक, ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल, इसको भी क्या कर दिया जाएगा भाई, आज़ाद कर दिया जाएगा। वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड ईस्ट बंगाल वुड गो टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन कौन से स्टेट जाएंगी, वेस्ट पंजाब जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड ईस्ट बंगाल है वो पाकिस्तान में दे दिया जाएगा, पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। उसके बाद है भाई आगे, द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द फ्रीडम टू डिसाइड विच डोमिनियन टू ज्वाइन। अब जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो वहाँ के जो लोकल राजा थे अपने इंडिया के, ठीक है, उनकी अंग्रेजों ने क्या क्या कहा भाई इस एक्ट में, कि भाई उनकी मर्जी है वो किसके साथ जाते हैं, किसके अधीन होते हैं, वो किसका राज स्वीकार करते हैं, इंडिया का या पाकिस्तान का। तो उनकी मर्जी है, चाहे वो खुद आज़ाद रहें, चाहे इंडिया के साथ मिले, चाहे पाकिस्तान के साथ मिले। उसमें इस एक्ट में ये था कि जो वहाँ के जो लोकल राजा थे, जो उनकी स्टेट्स थी लोकल राजाज की, ठीक है, कि वो उनकी मर्जी थी वो कहाँ पे भी जाए, उन्हीं को ही डिसाइड करना था। द गिवन फ्रीडम टू डिसाइड विच डोमिनियन टू ज्वाइन। डोमिनियन का मतलब कौन सी, मतलब सरकार के अधीन वो जाना चाहते हैं। आगे भी, द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर ग्रांटेड कंप्लीट फ्रीडम एंड दे बिकम मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और जो डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान जो बनना था, उनको कंप्लीट फ्रीडम दी जाएगी और वो उनको क्या कर दिया, क्या बना दिया गया भाई, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा बना दिया गया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कि भाई देखो, ब्रिटेन का कई देशों पे राज था, जब ब्रिटेन ने उनको मतलब एक तरह से आज़ाद कर दिया, तो उसको किसके अंडर ले आए भाई, एक ग्रुप सा बना दिया ब्रिटेन ने, उसको उसने क्या दे दिया भाई, कॉमनवेल्थ का नाम दे दिया। ठीक है, उसके अंडर इंडिया और पाकिस्तान को भी मिला लिया गया। अब अभी डू यू नो में क्या है, with the skillful display of wisdom and diplomacy, Sardar Vallabhbhai Patel succeeded in persuading most of the princely स्टेट टू इंडिया ज्वाइन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उनकी में जो स्किल थी और उनमें जो बुद्धि थी और बातचीत के दम पर उन्होंने क्या किया भी, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी ना इंडिया की,
ठीक है, उनको क्या कर दिया गया भाई, बातचीत करके उनके साथ इंडिया में ज्वाइन करा दिया गया कि आप इंडिया के साथ मिल जाओ, इंडिया में आ जाओ। सरदार पटेल अपील टू द स्टेट दैट दे वुड बेनिफिटेड बाय द ज्वाइनिंग इंडिया। सरदार पटेल ने उन सबसे अपील की, जो भी स्टेट्स थी यानी कि जो लोकल राजा थे, उन सभी को अपील की कि आप इंडिया में मिल जाओ, आपको इसका फ़ायदा होगा। मोस्ट ऑफ द स्टेट दस acceded to India by August 15, 1947, except the states of Junagadh, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद। लगभग सभी स्टेट्स थी जो वो इंडिया के साथ मिल गई, जितने भी लोकल राजा थे वो इंडिया में मतलब मिल गए। किस किस को छोड़ के, जूनागढ़ नहीं मिला, जम्मू और कश्मीर नहीं मिला और हैदराबाद नहीं मिला। ये 3 स्टेट्स को छोड़ के बाकी लगभग सभी स्टेट क्या होगी भाई, इंडिया के साथ मिल गई। और जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को भी विथ ज्वाइंट लेटर बाद में इंडिया के साथ मिला लिया गया। उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन हमारे जो इंडिया के वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उनको क्या कर दिया गया, भी बना दिया गया भाई, गवर्नर जनरल बना दिया गया आज़ाद इंडिया का थोड़े समय के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाज अपॉइंटेड द नेक्स्ट गवर्नर जनरल, और अगला जो उनका गवर्नर जनरल बनाया गया वो इंडिया का ही था, उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ही वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बिकम अ गवर्नर जनरल, और वो राजगोपालाचार्य फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। उसके बाद किसी को भी गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया। 560 प्रिंसली स्टेट ज्वाइंड इंडिया। देखो 560 ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जो लोकल राजा थे जो इंडिया के साथ मिल गए। द स्टेट ऑफ जूनागढ़ एंड हैदराबाद ज्वाइंड इंडिया आफ्टर मिलिट्री एक्शन। बाद में जूनागढ़ और हैदराबाद को भी मिला लिया गया, किसके द्वारा, सेना की कार्रवाई। जब वो नहीं माने, पहले उनको समझाया गया कि आप इंडिया के साथ आ जाएं, जब वो नहीं माने तो उनके ऊपर मिलिट्री कार्रवाई की गई, यानी कि सेना से उनको डराया धमकाया गया और फिर इंडिया में मिला लिया गया। सेना के प्रभाव से उनको इंडिया में मिला लिया गया, क्योंकि अगर ये दोनों इंडिया में नहीं मिलते तो इंडिया को क्या हो जाता भाई, एक तरह से खतरा हो जाता। तो इनको मिलाना जरूरी था, इसलिए सेना का मिलिट्री एक्शन का प्रयोग करके इंडिया ने उनको अपने साथ मिला लिया। आगे है सम अदर कॉलोनियल स्टेट्स विच वर अंडर फॉरेन रूल वर आल्सो लिबरेटेड। और जो दूसरे जो स्टेट थे जो विदेशी शक्तियों के हाथ में थे, उनको भी आज़ाद करा लिया गया। पौंडेचेरी, देखो बाद कितनी बाद में होया ये पौंडेचेरी आज़ाद। पौंडेचेरी पौंडेचेरी पे फ्रांस का कब्जा था और ये 1953 से 54 में आज़ाद किया गया, ठीक है। और गोवा पे था पुर्तगाल का कब्जा, देश है पुर्तगाल, ठीक है। और उसको 1961, देखो कब आज़ाद किया, 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हो गया था, और 53-54 में हमने पांडिचेरी को आज़ाद करवाया और गोवा को आज़ाद कराया 1961 में। और जो सिक्किम जो ब्रिटिश के अंडर ही था, यानी कि ब्रिटेन उसको प्रोटेक्शन देता था, उसको भी इंडिया में मिला लिया गया। कब बना लिया गया, 1957 में इसको 1975 में इसको मिला लिया गया, ठीक है। आगे आ गया हमारे पास भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने ये लेसन पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और दे रखा है इसमें, दोबारा से देख लेंगे। इवन बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज फॉर्म्ड विद इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, एक मतलब डायरेक्ट उसको इलेक्ट नहीं किया गया मेंबर्स को, ऐसे ही बना दिया गया। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। प्रोविजनल का मतलब थोड़े देर के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई, मतलब काम चलाने के लिए सिर्फ, बाद में उसको इलेक्शन के द्वारा बदल दिया जाना था, ठीक है। इट हैल्ड इट फर्स्ट सेशन इन 1946। 1946 में इसका जो आप लगा लो लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो बनाई गई एक तरह से, और ये इसका फर्स्ट सेशन 1946 में हुआ। इट रीअसेंबल्ड ऑन अगस्त 14, 1947 एज द सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। और इसको दोबारा से फिर से बनाया गया 1947 को, ठीक है।
The constitution was passed on November 26, 1949 and adopted on January 26, 1950 when India became a republic। ये तो आपको पता ही है कि भाई कब कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था हमारे इंडिया का। और कब लागू कर दिया गया उसको, कब प्रभाव में आया वो, 26 जनवरी 1950 को। आगे है भाई, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 ईयर, 2 ईयर 11 मंथ एंड 17 डेज। मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कमेटी जो बनाई गई थी, उसने कितना टाइम लिया? 2 साल 11 महीने और 17 दिन, यानी कि 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 17 डेज लिए टू कंप्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। जो उनका ड्राफ्ट बनाया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार किया गया, उसको इतना टाइम लग गया। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू became the prime minister and सरदार वल्लभ भाई पटेल द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल वो क्या बने भाई, फ्री इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, उसके बाद है इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। इंडिया तरक्की के रास्ते पर कैसे चला? द इंडियन इकोनॉमी हैज़ मेड ग्रेट स्ट्राइड्स सिंस 1947। अब इंडिया की जो इकोनॉमी ने 1947 से एक लंबी मतलब छलांग लगाई है, एक लंबी दूरी तय की है। इंडिया हैज़ अंडरगॉन ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन। इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ी उन्नति हुई है। मैनी पीपल हैज़ प्रिडिक्टेड दैट इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिटीज़ इन कल्चर, रीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कस्टम एंड आइडेंटिटी वुड नॉट बी एबल टू वर्क एज ए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक कंट्री। जो कई लोगों ने क्या किया, अभी ऐसा प्रिडिक्ट किया, ऐसा अंदाज़ा लगाया, ऐसी भविष्यवाणी की कि इंडिया में तरह तरह के कल्चर हैं, धर्म हैं, भाषा हैं, कस्टम है, आइडेंटिटी हैं। इसके कारण इंडिया कभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकता, एक नहीं रह सकेगा, क्योंकि इंडिया में इतने सारे डिफरेंसेस हैं। बट सच प्रिडिक्शन प्रूव टू बी रॉन्ग। मगर ये सभी जो भविष्यवाणियाँ, ये सभी अंदाजे गलत साबित हुए। देखो हमारा देश कितना बड़ा देश है और अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर आराम से रहते हैं, तो ये सभी के जो प्रेडिक्शन थी वो रॉन्ग साबित हुए कि इंडिया नहीं रह पाएगा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग न्यूमरस इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम, इंडिया हैज़ सर्वाइव्ड एज अ नेशन विद ए सिंगल यूनिफाइड आइडेंटिटी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग, बहुत हमारे जो देश में इंटरनल प्रॉब्लम भी हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी है, मगर फिर भी हमारा देश एक है, हमारे देश की जो आइडेंटिटी है एक है, हम सब भारतीय हैं। अनफॉर्चुनेटली our progress has been hampered by terrorism and क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे देश की जो प्रोग्रेस में जो रुकावट जो पैदा हुई टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर अटैक के कारण, आतंकवाद और जो बाहर से जो हमारे देश पे अटैक हुए, उसके कारण जो हमारी प्रोग्रेस पे क्या एक तरह से रुकावट पैदा हुई। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन बी विटनेस्ड in expansion and diversification of production both in industry and agriculture। जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई वो कहाँ देखी गई? जो हमारी एक्सपेंशन हुई या हमारा जो हमारा प्रोडक्शन में हम तरह तरह की मतलब प्रोडक्शन करने लगे, कई कई चीज़ें बनाने लगे इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। हमने क्या की भाई, तरक्की की। हम डाइवर्सिफिकेशन हुआ, यानी कि हम अलग अलग फील्ड में तरक्की करने लगे। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार करने लगे, बढ़ने लगे। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट द infrastructure like power, information technology, communication, transport etc. which are the basic requirement of the industry। गवर्नमेंट ने किस पे काम किया, अभी क्या क्या बनाया? पावर यानी कि बिजली वगैरह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सभी की जो बेसिक सुविधाएं प्रदान की गई जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी थी। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ आल्सो फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ एनकरेजिंग इंडिजिनस
इंडस्ट्री एंड गिवन देम ए लॉट ऑफ असिस्टेंट। और जो इंडिया की सरकार थी उसने जो उसकी पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि जो हमारा देसी माल है यानी कि देसी जो इंडस्ट्री है, अपने देश की जो इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा दिया जाए और उसकी सहायता की जाए। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर मैकेनाइजेशन, इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन एंड रिसर्च हैव इम्प्रूव द सिनेरियो। और एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो मैकेनाइजेशन हुआ, मशीनों का प्रयोग हुआ, सिंचाई, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र और जो भी रिसर्च की गई, ठीक है, उसने भी इसको बहुत इम्प्रूव किया हमारी तरक्की को। एज ए रिजल्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ शॉट अप बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। और इसका रिजल्ट ये निकला कि जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो उसकी मतलब उसकी क्वालिटी भी बढ़ी प्रोडक्शन की और क्वांटिटी भी बढ़ी, मात्रा भी बढ़ी, और ठीक है, हमारा खूब अनाज पैदा होने लगा और अच्छा अनाज पैदा होने लगा, ठीक है। द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कैन बी विटनेस्ड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, द वाइट रेवोल्यूशन। और जो हमारा प्रोग्रेस है, जो विकास है, वो उसमें क्या क्या हुआ, अभी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि हमने फसलों को लेकर बहुत विकास किया, ठीक है, फसलें खूब पैदा की। और वाइट रेवोल्यूशन का मतलब है कि हमने दूध की क्रांति की, यानी कि दूध को बढ़ाने को भी हमने क्या दिया भाई, बढ़ावा दिया। हमारे मतलब दूध की क्रांति हुई। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब खेती बाड़ी की क्रांति हुई, ठीक है, खूब दूध उत्पादन होने लगा और खूब खेती बाड़ी बढ़ने लगी। उसके बाद डू यू नो में दो इंडियन इकोनॉमी हैज़ प्रोग्रेस्ड ट्रमेंडसली येट कंपेयर टू सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज वी स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट इन एवरी सेक्टर। जबकि इंडिया ने बहुत तरक्की की, बहुत मतलब तेज़ी से तरक्की की ऐसे कह सकते हैं, मगर फिर भी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनसे हम अभी भी पीछे हैं और हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हर एक सेक्टर में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि हम भी एक डेवलप्ड कंट्री बन सकें। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। अभी विकास कर रहा है इंडिया, ठीक है। जापान इज़ मच स्मॉलर देन इंडिया। जापान जो देश है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा छोटा है, बट हैज़ डेवलप्ड एट वेरी फास्ट रेट इन टेक्नोलॉजी। मगर इस देश ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है, बहुत तेज़ी से उन्नति कर ली है। इंडिया अडोप्टेड द पाथ ऑफ प्लान डेवलपमेंट फ्रॉम द पैटर्न दैट वाज फॉलोड बाय अर्लियर यूएसएसआर। जो इंडिया ने अपना जो प्लानिंग की, डेवलपमेंट की प्लानिंग की, वो किसको देख के की, उसका पैटर्न क्या था, रूस एक देश है यूएसएसआर, उससे थोड़ा सा हमने मतलब एक तरह से उसकी मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि उसका जो वहाँ पे जैसे प्लान चल रहे थे उसको देखकर भी हमने अपने देश का प्लान बनाया, उसके जैसा ही प्लान बनाया। वहाँ पे क्या था, 5 ईयर प्लान वर मेड टू एंश्योर सिस्टेमेटिक प्रोग्रेस इन ऑल सेक्टर। हमने क्या प्लान बनाया भी कि 5 वर्षीय योजना बनाई जाए, 5 साल का एक प्रोग्राम बनाया जाए जिससे सिस्टमेटिक प्रोग्रेस हो हर एक सेक्टर की। द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950। और एक प्लानिंग कमीशन बना दिया गया 1950 में। उसका काम ही यही था, प्लान बनाना। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज प्रेजेंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1951 टू 56। और जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 तक चला बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इन पार्लियामेंट। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने इसको पार्लियामेंट में पेश किया। एट प्रेजेंट वी आर इन द 12th 5 ईयर प्लान। और अब हम कौन से प्लान में चल रहे हैं इस टाइम, 12वें 5 ईयर प्लान में चल रहे हैं हम। द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अब 2015 में जो सरकार थी उसने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके क्या बना दिया, अब नीति आयोग बना दिया, ठीक है। इसका काम भी क्या करना है, अभी प्लान बनाना ही है देश की तरक्की के लिए, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है हमारे देश में, अब क्या है 2015 से अब क्या कहेंगे, उसको नीति आयोग कहेंगे। अब देखो डू यू नो में नीति आयोग के बारे में कुछ बता रखा है। नीति आयोग और द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 2015। N फॉर नीति, I फॉर इंस्टीट्यूट और T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और I फॉर इंडिया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, नीति की फुल फॉर्म ये होगी, ठीक है। ये कब बनाया गया, 2015 में बनाया गया। इट इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या है, एक पॉलिसी है, मतलब जो पॉलिसी थिंक टैंक है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ सरकार का ये एक थिंक टैंक है जो ये सोचता है कि देश की नीति कैसे बनाई जाएगी, देश की तरक्की कैसे की जाएगी, क्या प्लान बनाया जाएगा। इट was established by Narendra Modi
गवर्नमेंट टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विच फॉलोड द टॉप अप मॉडल। अब इस जो प्लान को नरेंद्र मोदी जी ने बनाया और जो प्लानिंग कमीशन को हटाकर उन्होंने नया नाम दे दिया नीति आयोग का, ठीक है। और जो 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 प्लानिंग कमीशन था वो कैसे काम करता था, टॉप डाउन मॉडल से वो काम करता था। अभी मैं बताऊंगा टॉप डाउन मॉडल क्या होता है। द स्टेटेड एम ऑफ नीति आयोग क्रिएशन इज टू फॉस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। अब भाई ये जो नीति आयोग था इसमें क्या किया गया भाई, स्टेट का मतलब स्टेट की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा करवाई गई, स्टेट की बहुत ज़्यादा सलाह ली जाने लगी है, ठीक है। द एम्फेसिस इज ऑन द बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। आप कौन सी अप्रोच अपनाई जा रही है, बॉटम अप अप्रोच, टू मेक इंडिया मूव टूवर्ड ए कोऑपरेटिव फेडरेशन, कि इंडिया को एक कोऑपरेटिव फेडरेशन बनाने के लिए अब बॉटम अप अप्रोच अपनाई जा रही है। कोऑपरेटिव फेडरेशन का मतलब कि इंडिया को मतलब एक तरह से क्या करे भाई, खूब तरक्की करे, एक दूसरे से सहयोग करे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टॉप डाउन मॉडल क्या होता है और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है। जो प्लानिंग कमीशन था उसकी टॉप डाउन मॉडल था, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच थी। इसका कहने का मतलब है, देखो हमारे देश में सेंट्रल सरकार होती है और स्टेट की सरकार होती है, ठीक है। तो पहले क्या होता था भाई, जब प्लानिंग कमीशन था, जो सेंटर की सरकार ही जो नियम कानून या जो प्लान बनाती थी वो स्टेट की सरकार को दे देती थी और स्टेट की सरकार को उसको करना पड़ता था। स्टेट की सरकार कोई भी सेंटर को इतनी खास सलाह नहीं देती थी, उसका इतना पार्टिसिपेशन नहीं था। यानी कि जो हमारी सरकार है, सेंटर की सरकार, उसको टॉप कह देंगे और इसको कह देंगे स्टेट की सरकार को डाउन कह देंगे। यानी कि जो ऊपर से निर्णय आ गया वो हमें मतलब स्टेट की सरकार को मानना पड़ता था। मगर अब मोदी जी ने क्या किया, इसको नीति आयोग बना दिया। अब क्या हो गया अभी, बॉटम अप अप्रोच, अब नीचे से पूछा जाएगा, यानी कि पहले स्टेट से पूछा जाएगा, स्टेट से मीटिंग की जाएगी, उनसे सलाह मशवरा की जाएगा कि कैसे प्लानिंग बनानी है, ठीक है। तो यही इन दोनों में फ़र्क है, टॉप डाउन मॉडल और बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप्रोच में स्टेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और स्टेट की हर एक सलाह ली जाएगी, तब नई जो नीति है, नया जो भी प्लानिंग है वो बनाई जाएगी। यही फ़र्क है टॉप डाउन मॉडल में और बॉटम अप अप्रोच में।